हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं। इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर 1907 जो सूरत विभाजन हुआ था उससे संबंधित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखते हैं ऑप्शन। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदाय का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने के बारे में चरमपंथियों में अविश्वास था, मुस्लिम लीग की स्थापना थी। तो ये भी गलत है और जो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचक हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ इसका जो सही आंसर है वो है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुए विभाजन की जड़ उदारवादी और उग्रवादी नेताओं की कार्य प्रणाली को लेकर थी। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के विषय में चरमपंथियों में हमेशा से विश्वास का अभाव रहा है। वे नरमपंथी द्वारा अंग्रेज सरकार के साथ अनुनय विनय की नीति के आलोचक थे। नरमपंथियों की बुद्धिजीवी तथा शहरी मध्यम वर्ग से सहयोग प्राप्त था। आगे है, परंतु चरमपंथी अर्थात गरम दलीय व्यक्तियों ने रचनात्मक स्वविकास को अपनाया और सूरत अधिवेशन में 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने की मांग गरम दल की ओर से की जा रही थी, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने में सफल रहे। अधिवेशन में अशांत वातावरण से ही कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के बारे में है। सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के बारे में है, तो यहाँ पर देखते हैं। सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भारत 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को यह इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो एकदम यहाँ पर सही है। तो सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो है 1942 में आया था, 1942 में आया था। और भारत में क्रिप्स मिशन में मंतव्य था कि भारत से संबंधित उन संवैधानिक प्रस्तावों पर चर्चा करना जिसका मसौदा ब्रिटेन के युद्धकालीन मंत्रिमंडल ने तैयार किया था। स्ट्रैफर्ड क्रिप्स द्वारा भारत लाई गई योजना 2 भागों में थी, युद्धोत्तर प्रस्ताव और तत्कालीन युद्धकालीन प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन के अनुसार भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे, ये एकदम सही है। आगे, क्योंकि युद्ध से पूर्व ब्रिटेन ने भारत में सैनिक सहायता की मांग की थी। क्रिप्स मिशन के बाद तुरंत ही जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था और सफल हुआ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन जो है स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित है। इसमें स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान जो है संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो यहाँ पर पूछा सबसे पहली कौन सी घटना थी जिसके संघर्ष घटना के दौरान क्या स्वदेशी और बहिष्कार। तो हमारा बिल्कुल हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। बंगाल विभाजन के दौरान ही उसके विरोध में क्या स्वदेशी और बहिष्कार का पहली बार घटना का जो है विधि के रूप में अपनाए गए थे। अब व्याख्या देखते हैं। 4 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन के आधिकारिक
घोषणा के बाद बंगाल के लोगों की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फेडरल हॉल में आयोजित बैठक में स्वदेशी आंदोलन तथा वंदे मातरम का नारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत उग्रवादी नेताओं द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं, अदालतों, स्कूल और कॉलेजों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार, राष्ट्रीय कॉलेजों, स्कूलों की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार आदि का कार्यक्रम चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बोधिसत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोधन मार्ग में बढ़ता हुआ करुणामय माना गया है। तो यहाँ पर सही आंसर केवल दूसरा, अच्छा तीसरा भी है। तीसरा देखते हैं, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। बोधिसत्व की संकल्पना का संबंध बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से। महायान संप्रदाय, हीनयान, महायान और जो है सहजयान, ये सारे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इससे जो कुछ क्वेश्चन बनता है, तो वो जब बनता है तो हमें लगता है कि बहुत कठिन है, क्योंकि हम उसको पढ़ते ही नहीं है कि हीनयान महायान कब हुआ था, कब उसका विभाजन हुआ था, सहजयान कब आता है, भावी बुद्धि किसको कहते हैं। तो ये सब क्या है, जब हम बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ बात करेंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए प्रबुद्ध। बोधिसत्व महान दया से प्रेरित करुणामय माने जाते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाता है। वे समस्त सचेत, जीवित एवं संवेदनशील प्राणियों के प्रबोध मोक्ष के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करते हैं तथा इसके लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करते हैं। बोधिसत्व पद की प्राप्ति 10 पारमिताओं को पूर्ण पालन करने के पश्चात ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो यहाँ पर मालवी का अग्निमित्र जो है बहुत यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम कथा की कहानी जो है वो बतलाई गई है मालवी का अग्निमित्रम में। तो प्राचीन, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत की पुस्तक मालवी का अग्निमित्रम में शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र क्या है, अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। मालवी का अग्निमित्रम में कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, तो कालिदास द्वारा रचित है। ये 5 अंकों का नाटक है। इसमें नायिका माल व देश की राजकुमारी मालविका है, परंतु ये नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों को प्रदर्शित करता है। इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो किसका व्यवसाय था ये यहाँ पर बताया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मागध का। तो यहाँ पर जो है मागध सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंश इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ मतलब याद करना इस वर्ग का व्यवसाय था। मागध, सूत, भाट और चारण इत्यादि इसी परंपरा के हैं। तो यहाँ पर मागध शब्दावली दे दी गई है, जो कि चाट भाट हम इनको जानते थे, जो कंठस्थ कर लेते थे इतिहास को और दरबार में प्रस्तुत करते थे। तो उसी तरह मागध भी हैं। तो ये भी क्या है, दरबार में इन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त होता था। मागध का उल्लेख है तुलसीदास रचित रामचरितमानस में हुआ है। तो ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट नया क्वेश्चन है कि मागध का उल्लेख जो है कहाँ पर हुआ है, तो तुलसीदास रचित रामचरितमानस में हुआ है। अगला, श्रमिक बौद्ध संतों को कहा जाता है। श्रमिक जो है बौद्ध संतों को कहा जाता है, ये एकदम सही है।
व्राजक बौद्ध यात्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो बौद्ध यात्रियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर शब्दावली दी गई है परिव्राजक। अनुग्राहिक जो है अनुदान से संबंधित है, अनुदान में दी गई भूमि को ग्रहण करने वाला अधिग्रहण कहा गया है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मागध एक नई शब्दावली है जिसका काम होता था कि जो इतिहास है, इतिवृत्त है, वीर गाथाएं, उनको याद करना। और दूसरा ये इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? तो रामचरितमानस, राम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में। अगला है, अब यहाँ पर श्रमण दिया गया है, तो इसका भी जो है यहाँ पर दिया गया है। श्रमण किसको कहते थे? तो बौद्ध संतों को, तो बौद्ध संतों को कहते थे। और परिव्राजक किसको कहते थे? बौद्ध यात्रियों को कहते थे। बौद्ध यात्री, बौद्ध अधिग्रहण जो है ये भूमि ग्रहण करने वाली अधिग्रहित कहलाते थे। अनुदान में दी जाने वाली, यहाँ से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन जो है पूछा है, तो हमें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो 1919 का स्पष्ट रूप से परिभाषित किसको करता है? तो हमारा यहाँ पर न्यायपालिका विधेयक, लेजिस्लेचर के बीच शक्ति पृथकीकरण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगला देखते हैं, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय की शक्तियां। बिल्कुल गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एवं भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय ने संवैधानिक सुधारों पर अपनी योजना को प्रस्तुत किया। इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू हुए। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। प्रांतीय स्तर पर दोहरा शासन लागू किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को अधिकारिता का वर्णन किया गया। तो इसमें क्या है? द्वैध शासन कहा गया इसको, दोहरा शासन। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक विषयों को दो समूह में विभाजित किया गया, पहला रक्षित और हस्तांतरित। रक्षित विषयों पर गवर्नर का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, जबकि हस्तांतरित पर विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों के अंतर्गत थे। अगला, भारत सचिव की मंत्रिपरिषद में 8 से 12 सदस्यों के 3 भारतीय होने चाहिए, ये भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? किस आंदोलन के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है? तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1905 जो कि करजन के समय में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में, मतलब करजन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार का निर्णय लिया गया। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के तत्वों का भी समावेश किया गया। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए। संभवतः उदारवादी स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को निष्प्रभावी बनाना चाहते थे। इन मुद्दों तथा अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस का 1907 में गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलाधार के आसपास सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा मेघालय में। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, आदिवासियों से। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं, क्वेश्चन आए तो, अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसके पुल बना दिया जाए तो उस पुल को जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में जीवित पुल हैं। चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार। एक क्षेत्र में रबड़ ट्री पाया जाता है। ये वृक्ष वट वृक्ष जैसा होता है। इसकी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ें बना लेती हैं। खासी जनजाति के लोग रबड़ ट्री की सहायता से नई जीवित पुल बना चुके हैं, जहां छोटी छोटी नदियों को पार करने के लिए इन जीवित पुलों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की भाषा में इन पुलों को जिंग केंग एरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला निर्देश रेफर करती है, कहाँ से कलमकारी है?
तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ की गई चित्रकारी जो है वो है कलमकारी चित्रकला। आगे पूर्वोत्तर बांस से हस्तशिल्प पर किया गया चित्रांकन गलत है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, कलमकारी चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह चित्रकारी मुख्यतः दक्षिण भारत में की जाती थी। श्रीकालहस्ती कलमकारी चित्रकला का लोक प्रसिद्ध केंद्र है। इस कला में मुख्यतः सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबोकर रखा जाता है। अगले दिन से धूप में सुखाकर दूध मांड के घोल में डुबोया जाता है। बाद में अच्छी तरह सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियों, पेड़ों की छाल, तनों आदि का उपयोग किया जाता है। ये चित्र बहुत ही स्थायी होते हैं, आकार में लचीले तथा विषय वस्तु के अनुरूप बनाए जाते हैं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से आगे देखते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक का सबसे पहले निर्माण किया गया है। तो इसमें से किसका निर्माण किया गया है ये पूछा है। तो धौलीकृत शैलकृत हाथी का जो है सबसे पहले निर्माण किया गया है। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सर्वप्रथम निर्माण जो है धौलीकृत शैलकृत हाथी का किया गया है। यह मूर्ति उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल 272 से 231 ईसा पूर्व में और 260 ईसा पूर्व में किया गया है। इसमें से एक विशालकाय हाथी को चट्टान से बाहर निकलते जो है दर्शाया गया है। तो धौली जो है वो भी मौर्य काल से संबंधित है। तो धौली स्थित शैलकृत हाथी सबसे पुरानी जो है घटना है। बाकी महाबलीपुरम के शैलकृत स्मारक पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने निर्मित करवाए थे। इसके अंतर्गत विशाल शिलाखंडों को रथों के रूप में उत्कीर्ण किया गया। रथों की संख्या 5 है। इसमें पंच पांडव रथ भी कहा गया है। तो इससे भी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुकी है। आगे है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में सोमवंशी राजा जाति केसरी ने करवाया था। यह मंदिर 150 मीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा है। अगला है, उदयगिरी स्थित बरहर मूर्ति का निर्माण जो है गुप्त शैली 4वीं और 5वीं सदी में किया गया है। यहाँ पर एक लेख भी उत्कीर्ण है। इसमें गुप्त साम्राज्य के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। श्री शैलम, नल्लामला पहाड़ी, ओंकारेश्वर, सतमाला पहाड़ी और पुष्कर महादेव पहाड़ियां। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है वो यहाँ पर सही है, श्री शैलम यानी नल्लामला पहाड़ी। ए ऑप्शन एकदम सही है। व्याख्या देखते हैं। श्री शैलम आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग के कुन्नूर जिले में नल्लामला पहाड़ी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, जबकि ओंकारेश्वर महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि पुष्कर राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो पहली महिला अगर कहा जाए तो एनी बेसेंट थी। बाकी देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एनी बेसेंट थी यहाँ पर। ये एकदम सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में की थी। इसकी स्थापना सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक
पूर्ण ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम का है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का है। अतः उन्हें इसका संस्थापक कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। यह अधिवेशन 1887 में मद्रास चेन्नई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और तीसरी आती है नलिनी सेन गुप्ता, तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था? तो तंजौर तट पर बताना है तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य दांडी यात्रा से संबंधित है। तो दांडी यात्रा नमक कानून बहुत जगह तोड़ा था, ये मैंने कवर करवाया है आपको। तो ये देखते हैं, नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा की थी। 6 अप्रैल को 1930 को समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा था, क्योंकि उस समय नमक निर्माण पर केवल राज्य का अधिकार था। इस आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक तोड़ा गया। तंजौर, जो कि तमिलनाडु तट पर नमक तोड़ने के लिए एक अभियान दक्षिण भारत में विख्यात नेता जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को इस आंदोलन के लिए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और स्वतंत्रता उपरांत वे देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने एक नए राज्य का शासन करने का दायित्व भी लिया? इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी में दक्षिण की समस्त भूमि उस पर देवता की है। तो यहाँ पर सही आंसर हरिहर प्रथम का है। हरिहर प्रथम दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, यानी कि मान लीजिए ये वाला है तो ये इस साइड वाला जो है दक्षिण पश्चिम तट पर कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? हरिहर और बुक्का को। तो ये दोनों भाई थे, हरिहर बुक्का, इन दोनों ने की है। इन दोनों को दिल्ली सल्तनत से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कोपिली का विद्रोह दबाने दक्षिण भेजा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसी तरह से जो है नए क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछती है। आगे इसकी व्याख्या दी गई है, काफी बड़ी है। ये विद्रोह दबाने में तो सफल हुए, परंतु संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने न केवल पुनः हिंदू धर्म अपना लिया, बल्कि 1336 ईस्वी में हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की तथा भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि बनकर शासन करने लगा और विरूपाक्ष को दक्षिण नदी के दक्षिण की समस्त भूमि का स्वामी माना था। हरिहर प्रथम के पश्चात 1356 में बुक्का पहले राजा बनता है और विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा अगर माना जाए तो कृष्णदेव राय को माना जाता है, जो कि 1509 से लेके और 29 तक का समय था। अघोम वर्ष प्रथम राजपूत शासक था, जबकि रुद्र प्रताप जो है देवगिरी का यादव वंशी शासक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के सिपाह सलाह मलिक गफूर ने पराजित किया और तीर बल्लाल द्वितीय होयसाल शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बुद्ध के जीवन से पूछा है यहाँ पर, तो कौशल हो जाएगा और मगध हो जाएगा। कौशल और मगध, कौशल और मगध। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को गया यानी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो मगध जनपद के अंतर्गत आता है। बुद्ध का सीधा संबंध गांधार से नहीं था, हालांकि गांधार क्षेत्र जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है में बौद्ध कला एवं स्थापत्य की पर्याप्त प्रगति हुई, अतः जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व नहीं है? तो अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता है। भूमि के नियंत्रण एवं
स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, और तीसरा सामंती तथा अधिपति के बीच स्वामी दास प्रथा दास संबंध का बनना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। आगे देखते हैं, सामंती व्यवस्था पूर्ण मध्यकालीन शासन तंत्र की एक विषय महत्वपूर्ण विशेषता है उसका उद्भव भूमि दान से उत्पन्न कारणों से माना जाता है। इसके अंतर्गत शक्तिशाली सम्राट अपने अधीनस्थ शासक सामंतों से कर लेता था। धीरे धीरे अधीनस्थ शासक मजबूत होते गए और राजा की स्थिति कमजोर होती गई। अतः जो है एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला। सामंती व्यवस्था में प्राय बड़ी बड़ी भूमियां दान में दी जाती थी, जिससे राज्य को प्राप्त होने वाले करों के वसूलने का अधिकार भी दान में दे दिया जाता था तथा शासन के अधिकार हस्तांतरित कर दिए जाते थे। इससे भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ। सामंती व्यवस्था में राजा या अधिपत्य तथा उसके सामंती के बीच स्वामी तथा स्वामी भक्त दास का संबंध बना, जो कि जरूरत पड़ने पर अपने स्वामी को सैन्य सहायता आदि देता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चंपक जो है यहाँ पर मध्य भारत चंपक, दुर्गर जो हो जाएंगे उसका जम्मू बताया है, और कुतुल जो है मालाबार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बताया है। दुर्गर यानी जम्मू, वर्तमान क्षेत्र जो है जम्मू है दुर्गर। आगे है मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिलिक पदनाम किसके लिए है? महत्तर और पट्टिकिल। तो ये जो है ये ग्राम मुखिया होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट भी जो है वो पूछ चुकी है, तो ये काफी आने के चांस है। यहाँ पर देखते हैं, महत्तर पूर्व मध्यकाल तथा मध्यकाल में एक प्रशासनिक अंग है। जिले को विषय कहा जाता है जो विधियों में बांटा गया था। विधि से छोटी इकाई पेट थी जो अनेक ग्रामों का समूह थी। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव थी जिसका प्रधान मुखिया या महत्तर था। दक्षिण भारत में से पट्टिकिल कहा जाता था। तो इसका संबंध किसका है? महत्तर और पट्टिकिल का, तो ग्राम मुखिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो ये शायद अभी दोबारा से आया है। तो कौशल और मगध यहाँ पर सही हो जाएगा, तीनों चार, कौशल और मगध, कौशल और मगध। आगे देख लेते हैं, 6 वर्ष की व्याख्या देखते हैं। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में गया के समय उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुवेला तत्कालीन मगध का स्थित था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में दिए, जो कि कौशल की राजधानी थी। कौशल के शासन प्रसेनजीत एवं मगध के शासक बिंदुसार जो है इन्हीं के अनुयायी थे, बौद्ध के, और ये दोनों क्या है, इनके समकालीन थे। प्रसेनजीत और बिंबिसार ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो ये कब तक बना रहा? जब तक वो राजधानी परिवर्तित नहीं हुई कलकत्ता से दिल्ली, जब तक वो बना रहा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होता है? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक। अगला देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में सबसे अधिक विवादास्पद रहा है 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन। इस योजना के अनुसार अविभाजित बंगाल को बंगाल एवं पूर्वी बंगाल में विभाजित करना था। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के लिए बंगाल को विभाजित किया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 में के दरबार के समय रद्द किया गया था। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या किया गया? कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 29वें अधिवेशन में, और ये कहाँ पर हुआ था?
तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29वां अधिवेशन हुआ था और इसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखा था। तो ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। बिल्कुल इसकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता नेहरू रिपोर्ट से जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट से घोषित औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द किया गया तथा यह ऐलान किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम अगले उसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर पेन चलना बंद हो गया है, एक सेकंड, यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। आगे देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। तो पंचांग या शक संवत, इन कैलेंडरों से भी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा है, तो इसको देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर पूछा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जो शक संवत का प्रवर्तन संभवतः कुषाण शासक कनिष्क था। ठीक है, शक संवत को निर्माण करने वाले कनिष्क थे, शक राजा। और इसका जो है 78 में इसको चलाया था। शक शासक पहले कुषाणों के अधीन थे और इस संवत का प्रयोग करते थे, अतः इसका नाम जो है शक संवत पड़ा और आज यही राष्ट्रीय संवत के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो कैलेंडर में लिखा रहता है पंचांग, तो इसको हम इस तरह से पूछा है। वैसे यूजीसी नेट तो सिर्फ क्या है कि शक संवत जो है या फिर विक्रम संवत को निकालने के लिए कितना कैसे निकालेंगे ये पूछेंगे, कितना बचा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अब बस इतना ही। 81 से हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।